देखा, जब वो क्लियर होगा तो हमें जरा बताना क्या सारा चीज क्लियर है कि नहीं। आवाज क्लियर है सबको? Is it voice is clear? बोलेगा ही नहीं। यस सर, क्लियर है। क्या करेंगे? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, आवाज क्लियर है सबको? कोई बोले? मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ इस टाइम। यस सर, क्लियर है। एक मिनट, फिर समझ। ये क्या लिखे? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सही है तो? क्लियर है तो फिर
अभी ले रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ना पेन लिए ना पेंसिल लिए तो क्या होगा। आवाज चेक करना तुम लोग एक बार, और स्क्रीन चेक करना, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। अभी लगा रहे हैं इसको। ठीक है, इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज क्लियर है। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सबको। और राइटिंग, ये वर्ड्स जितने भी हम लिख रहे हैं क्लियर है, विजिबल है। क्या स्क्रीन विजिबल है सबको। कोई बोले हाँ या ना। नो सर, नहीं दिख रहा कुछ। किसको किसको नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है। सर वर्ड हमें ब्लैक क्लियरली ब्लैक दिख रहा है। उनको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। एक काम करो, जो मेरा वाला जो स्क्रीन है जहाँ से वॉइस मेरी आ रही है, वहां पे तुम क्या करो, उसको पिन अप कर लो मेरे स्क्रीन को। सब लोग पिन अप करो। सर वॉइस भी क्लियर है और दिख भी रहा है सर। ओके, तो जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का, चलो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते सर हैं। नहीं दिख और रहा। नहीं दिख रहा है भाई, जो मेरा नहीं दिख रहा स्क्रीन कुछ भी। तुम लेके एक काम करो, लीव करके फिर से ज्वाइन करो और मेरे रिजॉइन कर स्क्रीन लो। को पिन अप करो। अब दिखा बोलो। दुकान लोग समस्या ही देखते हैं, तभी शुरू करें एक एक लोग की। हाँ भाई, क्या है बात, बोलो। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है सबको। सर सब लोग पहले सही कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन। वो अभी हम दिखा रहे हैं, अभी हम खुद बंद किए ना, सिर्फ व्हाइट कलर का दिख रहा होगा।
देखो भाई, आप सब कुछ बताना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आखिरी टाइम लगा रहे हैं, उसके बाद वो बहुत मारेंगे। दिख रहा ना? अभी भी नहीं दिख रहा? सर हम लोग को तो दिख ही रहा है, सलोनी को नहीं दिख रहा था, वो बताएं। बता, सलोनी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, क्लियर है। बोलेंगे नहीं सर, जब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक चीज बताया तो हम शुरू करें ना, कि क्या वर्ड सर क्लियर है कि दिख नहीं रहा क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर स्टार्ट करिए, काफी टाइम होगा। चलो ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? ईथर एंड एपी ऑक्साइड का आपने नाम सुना है? कौन सा? ईथर एंड एपी ऑक्साइड। ईथर एंड एपी ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये स्क्रीन और सब कुछ विजिबल है? जहाँ विजिबल नहीं होगी तुरंत अनम्यूट करके बताना, क्योंकि फोन मेरे पास नहीं, फोन स्टैंड में है। तो जो भी होगा तुरंत क्लियर बताएगा कि विजिबल नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। ओके। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर का ईथर एंड एपी ऑक्साइड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आशीष कुमार वर्मा है सेंट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी होगा बाद में हम उसको देखेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर अल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है। तो हम ईथर और एपी ऑक्साइड, तो ईथर आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन एपी ऑक्साइड को नहीं पढ़े हो। तो ईथर और एपी ऑक्साइड है क्या, आज उसका जनरल कैरेक्टर क्या है, और उसकी ज्योमेट्री क्या है, और उसका जो कैरेक्टर, जो भी जितना भी चीज है उसको एक एक वाइज हम सब कुछ एक एक लाइन से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सब लोग बता देंगे कि स्क्रीन और सब कुछ विजिबल है ना सबकी? यस सर, विजुअल है। ठीक है, तो अब हो गया हमारा ईथर एंड एपी ऑक्साइड। आप हेडिंग देख चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। हाँ, देखो, तो ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सब लोग आप क्या जानते हैं? आर ओ आर। इतना सब लोग जानते हैं कि ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आर ओ आर होता है। और ये किससे मिलता जुलता है? तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो किससे मिल रहा है ये? सी ओ सी मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन की पोजीशन जरूर होगी यहाँ पे, सब लोग जानते हैं। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला आपको पता है क्या है? ये आर ओ आर मीन्स यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, एथाइल भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, या कोई भी साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है इसके अंदर। तो आप जनरल फॉर्मूला से आप बस इसको ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर ओ आर हमारा क्या होता है? ईथर का जनरल फॉर्मूला। आप 12th तक पढ़ते हुए यही आएगा। ठीक है, ऑलमोस्टली किससे रिलेटेड है? कार्बन सीओसी से। ओके, तो ऐसा कोई बॉन्ड का लिंकेज जिसमें ऑक्सीजन मिले, ऐसा कोई बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन मिले, वो क्या करता है कि ईथर की प्रॉपर्टी को शो करता है। इतना क्लियर है सबको? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर आर ओ आर। और ऐसा कोई बॉन्ड या लिंकेज जिसमें आपको सीओसी मिले, मींस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मिले, उसको क्या शो करेगा? तो ईथर की प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई बॉन्ड या ऐसा कोई लिंकेज जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मतलब सीओसी का जो लिंकेज शो करे, ऑलमोस्टली वो क्या शो करेगा? लिंकेज। अब जाहिर सी बात है, अगर एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे, एग्जांपल, तो वो क्या शो करेगा? CH3, वो CH3 हो सकता है। सही है, तो यही चीज बोल रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला आपको क्लियर है सबको? सबको पता है कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, या जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ तक स्क्रीन विजिबल है क्या? यहाँ पे यहाँ तक है? अच्छा, यहाँ तक का मैं यहाँ पॉइंट कर लेना कि यहाँ तक विजिबल है।
यहाँ तक दिख रही है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला आप जाने ROR। तो अगर देखिए ये क्या, अगर आप जाने तो ये H हमारा जो होता है ROH, जिसको हम फिनॉल बोलते हैं, क्या इसके सिमिलर है ये ROH? इट्स इट सिमिलर? ये अल्कोहल से कुछ मिलता जुलता है? तो जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए इसका, ईथर एंड एपी ऑक्साइड आज हम पढ़ रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला क्या ROH, ये अगर हम देख रहे हैं इसको, तो क्या ये क्लियर है कि ROH जो क्या कि इसकी प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? दिखाई दे रहा? हाँ या ना बोलो कोई। हाँ या ना बोल ही नहीं रहा, तो कैसे पता रहेगा कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा यस सर, बोलिए आप। है? कि दिस जो ईथर हमारा क्या है, ROH इज वेरी सिमिलर टू HOH, मीन्स कि कहीं ना कहीं ये वाटर की सिमिलरिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मूला था ROR, फिर वहां से एग्जांपल अगर लेते हैं CH3OCH3, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ईथर का। अगर इसी को अगर हम फिनॉल से इसको रिलेट करें तो ये क्या शो करता है, HOH। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या होते हैं कि किसके डेरिवेटिव है, तो वाटर के डेरिवेटिव है। तो एक कभी भी पूछा जाएगा कि जो हमारा ईथर हुए, फिनॉल हुए, तो किसके डेरिवेटिव है, तो ये वाटर के डेरिवेटिव है। इसके वाटर के डेरिवेटिव, ठीक है। क्या है ये, वाटर के डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे क्या किया जाए, जैसे और कैसे कर, अब देखो आपको हम बताते हैं कैसे कि ईथर का प्रिपरेशन कैसे होता है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, HOH है, क्या है, HOH है। अगर हम इसको R से रिप्लेस कर दें, सपोज दैट राइट साइड में हम क्या करें, R को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, HO एंड R। तो देखो ये जो हमारे ईथर है नंबर 1 एंड नंबर 2, ROH फिनॉल, ये दोनों क्या शो करते हैं या किसके डेरिवेटिव है, तो वाटर के डेरिवेटिव है। किसके, वाटर के डेरिवेटिव है। अब वाटर के डेरिवेटिव कैसे हैं, ये दोनों वाटर से कैसे ईथर और अल्कोहल कैसे बनेंगे उसको हम बताते हैं। देखो अगर यहाँ पे HOH है जो वाटर का डेरिवेटिव हम बता रहे हैं, अगर इसमें से एक H को, इस H को क्या करो, रिमूव कर दो। इस H को रिमूव करके आप क्या करो कि यहाँ पे H को लगा दो, ठीक है। जैसे आप H को रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा, HO एंड R। तो ये सिमिलरली आपकी प्रॉपर्टी इसकी तरह शो कर रही है, ROH। तो ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अल्कोहल की, ठीक है। अगर इन इसी केस में अगर आपने क्या डाला, HOH डाला, ठीक है, और यहाँ पे एक तरफ से R को रिप्लेस कर रहे हो, और एक काम करो कि इधर वाले को भी अगर रिप्लेस कर देते हैं, यहां से तो रिप्लेस कर रहे थे, अब इधर वाले को भी R से रिप्लेस कर देते, तो ये क्या बनेगा, तो ये ROR बनेगा। तो यही पूछा जाएगा कि ईथर किसका डेरिवेटिव है, कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो किसका डेरिवेटिव है, तो वाटर का डेरिवेटिव है। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखिए कि जब दोनों तरफ हाइड्रोजन को अगर हम हटा रहे हैं तो क्या बन रहा है कि अल्किल हाइलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। सपोज दैट यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि ROR को अगर ना हम रख के यहाँ पे क्या करें कि अगर इसको क्या लिखते हैं, ROR को हम इसको CH3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे CH3 से, तो ये हमारा क्या है, अल्किल ग्रुप है। क्या है, दिख रहा है ये, बताना तुम लोग, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप है ना। तो अगर यस इसको नाम नेमिंग करना होगा तो क्या बताओगे, तो ये दो अल्किल है तो क्या बोलोगे, डाई अल्किल, डाई अल्किल हो गया। क्लियर है सबको? तो एक बार फिर से रिवाइज करें, जनरल फॉर्मूला में क्या हमारा क्या है, ROR, और सिमिलरली ROH भी अगर हम पढ़ेंगे, जो अल्कोहल वगैरह फिनॉल वगैरह जब भी पढ़ेंगे, फिनॉल तो हमारा किसमें, साइक्लिक कंपाउंड में आएगा, तो ये ईथर और हमारा अल्कोहल दोनों किसके डेरिवेटिव है, तो बताओगे वाटर के डेरिवेटिव है। प्रिपरेशन अगर देखा जाए, यहाँ से प्रिपरेशन अगर हम कहिए, तो अगर किसी भी अल्किल ग्रुप से अगर इसको रिप्लेस या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे एक H को, तो ये क्या बना देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे वाटर के दोनों हाइड्रोजन को R से या अल्किल ग्रुप से या CH3 से रिप्लेस कर देते, तो क्या बना देता है,
दोनों को जब रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनाएगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहां तक? जैसे दोनों हाइड्रोजन को हम हटाए वहां से और दोनों हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या लगाए, आर को रिप्लेस किए। आर मीन्स वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्किल बोलते हैं, अल्किल ग्रुप। किसको बोलते हैं अल्किल ग्रुप, ये CH2 CH3 जो भी जितने भी है, C2H5 हो गए, ये सारे चीज क्या है, अल्किल ग्रुप है। तो जब दोनों हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, अल्कोहल, और दोनों हाइड्रोजन का जब रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कहीं नहीं क्या क्या, कहीं ना कहीं क्या है इसमें, ये दोनों क्या है, वो किसके डेरिवेटिव है, वाटर के डेरिवेटिव है। चलते हैं हम पेज नंबर 2 पे। भाई ये तो पेज ही खराब हो गया टोटल। अब बात करते हैं हम इसके ज्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में, ज्योमेट्री। हमें ईथर एंड एपी ऑक्साइड का सिर्फ बेस जानना है कि कहां से क्या आ रहा है, किसको रिप्लेस करने पे क्या आ रहा है। तो आपने देखा कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को क्या बन रहा है, तो अल्कोहल बन रहा है। और जैसे हम दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे हो तो क्या बन जा रहा है, ईथर बन जा रहा है। तो हम पहले आपको बेसिक बताएंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर। पता है कि सिलेबस में यहाँ पे नॉमेनक्लेचर तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर आप नहीं जानोगे। अब क्या होता है कि, अच्छा कोई बताए कि कितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर में कौन से सिस्टम के थ्रू हम नॉमेनक्लेचर को किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, IPSC सिस्टम है, और कौन सा है, कोई बताए। एनीवन कैन टेल, कोई बताए भाई जल्दी से। संदीप, यस सर, नहीं मालूम है सर। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े कि हम कहीं ना कहीं कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी किससे कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं। मतलब कि HOH से कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, और ROR का, दोनों का हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेयर करके हमने इसका प्रिपरेशन भी देखा। तो इसकी ज्योमेट्री भी हम इसको देख लेते कि क्या अंतर है। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होगा और इसकी ज्योमेट्री होगी बिल्कुल अलग ही होगी। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ज्योमेट्री बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे क्या हमारा क्या है, ऑक्सीजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। देख लो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल इसका बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका सेम है। बल्कि इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो अंतर कहां पे आ रहा है, तो अंतर इसके कहां पे आएगा, तो इसके बॉन्ड एंगल पे आएगा। कहां पे आएगा, इसके बॉन्ड एंगल पे। ये क्या है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। और इसी से ये इसका फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जैसे आप रिमूव कर रहे हो तो अल्कोहल बन जा रहा है, और जैसे दोनों हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर रहे हो, यहां से दोनों हाइड्रोजन को जैसे रिमूव करेंगे तो क्या बन रहा है, ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ओ से ये R अटैच है, यहाँ पे H अटैच है। तो देखो ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है, ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। बट बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल, आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीज याद रखना है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस और एक स्ट्रेन, किसी भी स्ट्रक्चर का स्ट्रेन। तो बताएंगे कि हिस्टेरिक हिंड्रेंस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है उसका, और उसका जो जो स्ट्रेन है वो कैसे हो रहा है। तो दोनों को हम बताएंगे। देखिए कलरफुल पेन ले लें। तो इनके सारे चीज में एक चीज यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, इसमें क्या हो रहा है कि बस क्या हो रहा है कि सारा चीज जिसका सेम है, ओनली बॉन्ड एंगल में, ओनली इन बॉन्ड एंगल
चेंज ओनली इन बॉन्ड एंगल, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के बीच जो ऑक्सीजन है मींस HOH जो H2O आप देख रहे हो, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो 104 डिग्री, ठीक है। और यहीं पे अगर देखा जाए ROR का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108 डिग्री। कितनी होती है? तो किसमें चेंज हो रहा है दोनों की ज्योमेट्री में देखा जाए? वाटर के ज्योमेट्री में और हमारे ईथर के ज्योमेट्री में। तो और दोनों बन रहे एक ही चीज से। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करे तो वो अल्कोहल बन रहा है, जैसे दोनों को हटा रहे तो वो ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ईथर का स्ट्रक्चर में जहां पे भी दो अल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आए तो ईथर बन जाएगा, दो कार्बन के बीच में जो भी ऑक्सीजन आएगा तो ईथर बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे कि HOH में जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री है और इसमें कितना? 108। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। किसके कारण? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में अगर आपने ध्यान दिया होगा, फर्स्ट ईयर में आप CFT और BBT से आप एक एक चीज पढ़े थे, स्टेरिक हिंड्रेंस और सारा चीज उसमें था। कहाँ पढ़े थे तुम लोग? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नो सर। पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, सेशन प्रमोट कर दिया गया। याद नहीं। देखो तुम लोग को अगर हम समझाएं कि भाई इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्यों लग रहा है ROR में, और इस कहा गया दिख रहा ना, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्यों लग रहा है? जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो देखो अगर तुम लोग को इमेजिन कराएं, सपोज दैट एक टेनिस की बॉल ले लो। ये हमारा क्या हुआ? पेन कहाँ गया भाई? ये छोटा वाला हमारा, देखो ये O है, ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन सेम रखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे सेम है बिल्कुल। अगर हम टेनिस की बॉल लेते हैं तो टेनिस की बॉल जो हमारा होगा छोटा छोटा होगा। ये ग्रीन से हम टेनिस की बॉल ले लिए, और बड़ा वाला ब्लैक में हम क्या ले लेते हैं? फुटबॉल लेते हैं। ब्लैक स्केच पेन नहीं है क्या? ये बड़ा वाला हमारा क्या हो गया? स्केच पेन ले लिए, ठीक है। ये हमारा क्या? फुटबॉल वगैरह है, ये फुटबॉल है, और ये हमारा क्या? टेनिस का बॉल है। तो देखो जो बड़ा वाला है तो R हमारा क्या है? देखो ये तो हमारा हाइड्रोजन एक छोटा सा है, अगर एटॉमिक नंबर भी देखो तो इसका 1 होता है। अगर ये CH3 हो गया तो बड़ा ही होगा भाई, इस पे कार्बन रहेगा, कार्बन से अदर को कुछ भी लगे रहेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगे रहेंगे। तो देखो इन स्ट्रक्चर वाइज भी देखा जाए स्ट्रक्चर को, तो ये सपोज दैट तुम्हारा क्या है? ये ROR है, और ये हमारा क्या है? HOH है बच्चा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन, इसमें दोनों में ऑक्सीजन, लेकिन ये छोटा है तो ये मान, और ये बड़ा। तो जो बड़ा होगा उसके बीच में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगी। तो रिपल्सन इसमें क्या होगा? रिपल्सन इज मोर। क्या होगा? रिपल्सन इसमें क्या होगा? कम होगा। तो जब इसमें रिपल्सन कम होगा तो इसमें क्या होगा? कम होगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, सबको क्लियर है? दिख रहा है ना? बारिश हो रही बहुत तेज, तो नेटवर्क की वजह से कट भी सकता है। क्या स्क्रीन सारा चीज क्लियर है? यस से यस और नो? यस सर। ठीक है। तो देखो, तो इसीलिए देखो बॉन्ड एंगल में कैसे अंतर आ रहा है, तो आपको बताया। देखो ये HOH है, लिखना चाहिए, लेकिन HOH में देखो क्या है? ऑक्सीजन दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक बहुत नंबर देखो आवाज तो ये लैग क्या कर होता रही है? है सर। कम होता है। तो ये देखो लैग कर रही है ना, वो बारिश वॉइस हो रहा है लैग ना, कर इसलिए रही है हो सर। सकता है नेटवर्क चला गया हो। यस सर, मेरा तो अभी ज्वाइन है। अभी भी लैग कर रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? वॉइस इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आवाज नहीं क्लियर है? आ रही है। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना, इसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टार्ट करें आगे? यस सर, पढ़ाइए। देखो भाई, ये देखो HOH था, उसको मान लो टेनिस बॉल मान लेते हैं, छोटा छोटा। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको समझाना था कि क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है
तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों हो रहा है? तो रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच। मॉलिक्यूल के बीच जब रिपल्सन होगा तो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, सपोज दैट। और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? HOH का है, और ये हमारा क्या है? ROR का है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 108 डिग्री है ROR का, और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 104 डिग्री है। तो ये क्यों 4 डिग्री है? तो ये टेनिस का बॉल मान लो, ये फुटबॉल मान लो। तो जाए भाई, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो दोनों के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रिपल्सन, और जितना छोटा बॉल उतना कम रिपल्सन। तो जितना छोटा बॉल है उतना कम रिपल्सन है, और जितना बड़ा बॉल है ज्यादा रिपल्सन। जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे सबको? क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, अगर एक और एग्जांपल अगर हम तुम लोग को दें तो देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे लेते हैं, सपोज दैट ये क्या चल रहा था इसके पहले? यही चल रहा था ना कि भाई ऑक्सीजन था, उससे एक ये H था, और एक हमारा ऑक्सीजन था, ये ईथर वाला, ये चल रहा था। अगर ये ROR, अगर ये ROR, अगर ये ले ले, R को ले लें C के ऊपर, यहाँ पे भी CH3 है, ऐसे CH3 है और ऐसे CH3 है, सिर्फ R को, सिंगल R को, इस वाले R को अगर लेते हैं, अगर इस वाले R को, RCH3, इस R को क्या लेते हैं? R सपोज दैट ये क्या है? ये है, ये वाला पोर्शन है। ये मेरे कहने का मतलब ये, आप लोग देखो स्क्रीन पे, ये चीज कि अगर हम बना देते हैं ये R, ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर इस R को हम किससे लिख देते हैं? तो कार्बन यहाँ पे लगा देते हैं, और इससे CH3 लगा देते हैं, इससे CH3 लगा देते हैं, और ऐसे CH3 लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर को, आप एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, तो बताओगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस और बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा रहेगा तीनों में? देखो बच्चा, यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन था और HH था, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना था? 104 डिग्री। यहाँ पे क्या है? ROR है, इसको हटा दो, अभी इसको हटा देते, कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ROR है, तो इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री था। अगर इसमें इसके जगह पे रिमूव कर दे, जाहिर सी बात है, ROR मतलब, R का मतलब क्या होता है? CH3 हो गया, यही सब होंगे। हमारा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़ गए, 1 2 3 CH3 जुड़ गए। तो अब बताओ कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है, जब स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ये स्ट्रक्चर बड़ा है तो ये और बड़ा फुटबॉल बन गया। मान लो ये छोटा वाला फुटबॉल था तो ये बहुत बड़ा वाला फुटबॉल बन गया। तो जितना बड़ा फुटबॉल हो गया तो रिपल्सन भी क्या होगा? कि ज्यादा रिपल्सन होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 132 डिग्री। क्या हो गया? 132 डिग्री। समझ में आ गया? अगर एक चीज आपको लिखना चाहे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज व्हेन, क्या क्या? जब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल तब इंक्रीज करेगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज का, पहला केस। दूसरा केस, उसका स्ट्रक्चर अगर बड़ा दिखता हो, अगर स्ट्रक्चर अब इंक्रीज होता है तब, इंक्रीज दिखा दो। तो जब इसका स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा तो इसका स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर है सबको? और जितना ज्यादा ये स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा इसका रिपल्सन भी ज्यादा होगा। क्या होगा? रिपल्सन भी ज्यादा होगा। तो आपको अगर ये बॉक्स बना के अगर आप नोट कर लोगे, इसमें क्या होगा कि बॉन्ड एंगल जब इंक्रीज करेगा किसी भी स्ट्रक्चर का, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। जब स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो उसका रिपल्सन भी ज्यादा होगा। और यही अगर आपका 3 एग्जाम्पल, ये पहले HOH था, इसी से सब बन रहे हैं, हाइड्रोजन से सब बने हैं, वाटर से ही। तो जब इस वाले हाइड्रोजन HOH का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है, तो छोटा छोटा बॉल था तो कम रिपल्सन था, तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या होगा कि ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो जब फुटबॉल स्ट्रक्चर हुआ तो इसमें क्या हुआ कि ज्यादा रिपल्सन हुआ, तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बड़ा वाला फुटबॉल ले लिए, एक छोटा फुटबॉल, तो जाहिर सी बात है जब स्ट्रक्चर जैसे बड़ा, तो ये इसमें भी फुटबॉल है और बड़ा है तो मोर रिपल्सन होगा, भले वो एक ही मॉलिक्यूल क्यों ना हो।
तो जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो ज्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है 132 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? यस सर, क्या चीज? क्लियर यहाँ है। पे देखो, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देखिए तो दोनों किसके डेरिवेटिव है? तो आर ओ आर और ईथर और अल्कोहल किसके डेरिवेटिव है हमारे? तो डेरिवेटिव किसके हैं? तो एच ओ एच मतलब कि वाटर के। और ये दोनों से बन रहा है। अगर इस एच को हटा रहे हैं, फिर से रिवाइज करा रहे हैं, अगर इस एच को प्रॉपर्टीज जान लो, क्योंकि आगे यही काम आने वाले हैं, ईथर एंड ऑक्साइड। ऐसा ऐसा तुमको याद दिलाएंगे ना एग्जाम में, एक तुम्हारा जो तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिलहाल सेकंड ईयर का। तो ईथर एंड एपी ऑक्साइड का सिर्फ दो ही तरह के रिएक्शन पूछे जाते हैं और मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, एकदम मुंह जवानी एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, टेंशन ना लो। बस फिलहाल में थोड़ी सी प्रॉपर्टी जानना है, बाकी तो उसका हम ट्रिक भी बता देंगे कैसे किया जाता है। तो अगर एक एच को हटा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है कि ROH अल्कोहल बन रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये क्या है कि ईथर हमारे और अल्कोहल हैं, दोनों किसके डेरिवेटिव है? तो वाटर के डेरिवेटिव है। देखिए, और यहां से अगर एक एच को रिमूव कर रहे हैं तो ये अल्कोहल बना रहा है, अगर दोनों एच को अगर हम रिमूव कर दें तो ये क्या बना रहा है? ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। पेज नंबर 2 आपको हम बताए थे कि इसके ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री हम आपको बताए थे कि ROR और HOH में ज्योमेट्री क्या है? सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। अंतर कहां पे है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में अंतर क्यों है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा या कम है इन दोनों में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखो ना, H1 है और अगर C अगर यहाँ पे कार्बन भी हो जाता है तो कार्बन 6 हो जाएगा, तो ये बड़ा है। तो जब बड़ा बॉल का रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा। ये छोटा बॉल का कितना होगा भाई? छोटा वाले का रिपल्सन करेगा दोनों। ध्यान देना, जब भी कोई भी दो बॉन्ड जुड़े रहते हैं ना ऑक्सीजन किसी से भी, तो वो क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। जब रिपल्सन करते हैं कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जब ये रिपल्सन करेंगे तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो वही चीज आपको हम बताएं कि चेंज इसमें सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे थे तीनों का, यहाँ पे देखे थे हम, ये HOH ले लिए। अब या क्या क्या किया कि आर को हम इससे बड़ा थोड़ा सा चेन ले लिए, इसमें इस कार्बन से 3 CH3 को जोड़ देते हैं। जब 3 CH2 को जोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा वाला बॉल हो जाता है, एक छोटा, ये फुटबॉल ही बचा है। लेकिन क्या हुआ कि ये भर रहा है ना, मॉलिक्यूल तो बढ़ रहा है ना, लेकिन इसीलिए रिपल्सन ज्यादा होगा। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्ट्रक्चर बड़ा और रिपल्सन मोर। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, अभी एपी ऑक्साइड भी हम बताएंगे। नॉमेनक्लेचर, तो ईथर का नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं इसको देखना है। तो देखो भाई, पहला केस जब R इज इक्वल टू R डैश हुआ, ये हम मान लेते हैं कि हमारा ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? RO और यहाँ पे R डैश मान लो, हाँ R डैश मान लो। तो जब ईथर R इज इक्वल टू R डैश, ये बॉन्ड है, ये R डैश हुआ, जब अगर R इज इक्वल टू R डैश हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल ईथर। क्या बोलेंगे हम? सिंपल ईथर। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल अगर इसका देते हैं हम, इसकी दूसरा लेने दो। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा सिंपल ईथर में? तो सिंपल ईथर में आप एग्जाम्पल दे सकते हो CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा लोन पेयर, और ये हमारा क्या होगा? CH3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारा क्या है? ये एक हमारा सिंपल ईथर है। अगर केस नंबर 2 अगर देखा जाए, सेकेंड केस, अगर R इज नॉट इक्वल टू R डैश, कि R इज इक्वल टू इज नॉट, मतलब जो R हमारा है वो R डैश के बराबर नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब कि इक्वल मतलब क्या है कि अगर ये CH3 है तो ये क्या हो सकता है? C2H5 भी हो सकता है। तो एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। तो R इज इक्वल टू नॉट R डैश को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मिक्स्ड ईथर का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ईथर, मेरे पास कोई संसाधन नहीं इसीलिए पढ़ाना पड़ा, ना ब्लैक बोर्ड है ना कुछ है, ना माइक है, कुछ नहीं है मेरे पास। जितना हो सकता है उसके थ्रू हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखा जाए मिक्स्ड ईथर का क्या हुआ, तो ये क्या है? CH3
ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो मिक्स्ड ईथर मतलब कि जो आर है ना, ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे, इसमें पहले वाले केस में ये दोनों बराबर है, मतलब अगर ये CH3 है तो ये भी CH3 है, अगर ये C2H5 है तो ये भी C2H5 है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब अगर ये CH3 है, तो अगर इधर वाला अगर हम बात करते हैं, ये क्या हमारा है, C2H5 है। ठीक है, क्लियर बताओ, क्लियर है? तो जब दोनों एक जैसे नहीं होते तो उनको मिक्स्ड ईथर बोलते हैं, और दोनों सब सेम होते हैं दोनों साइड, अगर CH3 दोनों लगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल ईथर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस और नो? सर ईथल ग्रुप अगर चेंज हो तो मिक्स्ड ईथर होगा ना? हाँ देखो, कहने का मतलब ये है कि देखो, ROR हमारा फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी पोजीशन नंबर R' पे और R पे दोनों पे सेम सेम है, मतलब यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, तो उसको बोलेंगे सिंपल ईथर। अगर वो C2H5 यहाँ पे भी है, अगर C2H5 यहाँ पे भी, सिंपल ईथर। अगर दोनों अलग अलग, क्या है, CH3 है और यहाँ पे क्या है, C2H5 है इस पोजीशन पे, मतलब R' वाले पोजीशन पे क्या है, CH3। अगर दोनों में डिफरेंस हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया, या कुछ भी हो गया, 6C3 हो गया, जो भी हो गया, जितने भी पोजीशन अगर चेंज हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर बोलेंगे। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आप आगे बढ़े हम? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो एक और चीज ध्यान दोगे कि R जो होंगे ना, ये R एंड R' जो होंगे, ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? एलिफेटिक मतलब कोई चेन हो गई, और ये एरोमेटिक मतलब होगा कि साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड मतलब कि ऐसे ऐसे जो भी रही है, साइक्लिक कंपाउंड हो गए, ये हो गए ऐसे कार्बन कार्बन, ये वाले के चेन हो गए। तो जो R होंगे वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। तो आपको एरोमेटिक जैसे कहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ने, तो एरोमेटिक जैसे स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे, एपी ऑक्साइड में पढ़ना है। तो ये ईथर पहले जान लो, एपी ऑक्साइड एकदम आसानी से आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, कि एपी ऑक्साइड बोलते हैं, वो नया टॉपिक है, वो 12th में नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है नॉमेनक्लेचर में, कि जो सिंपल अक्षर कर नहीं रहे अभी, तो उसका बेसिक बता रहे हैं, अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे कैसे, कैसे इसमें जो सेकेंडरी के एग्जाम में कौन सा नॉमेनक्लेचर के थ्रू किसको क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल ईथर बोलेंगे जब दोनों तरफ सेम रहेंगे, CH3 अगर दोनों में अंतर हो जाएगा तो बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। और ये R और R' या तो ये भी कुछ भी हो सकता है, या साइक्लिक भी हो सकता है और चेन भी हो सकता है। अगर ये आपको एक एग्जांपल दे एरोमेटिक ईथर का, तो अगर सपोज दैट ये लगा हुआ है, ये बच्चा लगा हुआ है और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोई बताएगा? एनीवन? गिव इज एग्जांपल ऑफ, इज इट द मिक्स्ड ईथर है या सिंपल ईथर है? Simple. कौन सा ईथर है? सिंपल है सर। Simple. सिंपल ईथर है। हाँ, तो अगर ये पहचानने के लिए अगर आ जाएगा सिंपल ईथर है, उसमें अगर पूछा गया तो एक एक नंबर वाले में तो बता देना तुम लोग। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब ऐसा करते हैं नॉमेनक्लेचर, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर क्लियर है सबको ना? अब बात करते हैं, पेज नंबर 4 मार लेते हैं, पेज नंबर 4। अब बात करते हैं हम इस बेसिक ईथर का नॉमेनक्लेचर बेसिकली दो पार्ट में, मतलब दो तरह से करते हैं। कौन सा? पहला क्या है, ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और दूसरा हमारा क्या होगा, IUPAC। तो बेसिकली दो तरीके से करते हैं, ट्राइबल में क्या करते हैं और IUPAC, दो तरीके से। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बेसिकली हम ईथर का दो तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं और दोनों को समझते हैं। ठीक है, दोनों को समझते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे सिंपल ईथर, और एक तरफ हम लिखेंगे मिक्स्ड ईथर का नॉमेनक्लेचर, सिंपल ईथर में और मिक्स में क्या होता है।
तो सिंपल ईथर का एग्जांपल हमारा क्या था, तो CH3OCH3, और ये क्या था हमारा CH2, सॉरी CH3O, एंड ये हमारा क्या था C2H5। ये हमारे मिक्स्ड ईथर थे। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो हमारा एग्जाम्पल है, सिंपल ईथर रहा तो ऐसे रहेगा, मिक्स्ड ईथर रहा तो एक बार आपको लिखने के लिए बताया था। अब हम क्या करेंगे, ट्राइबल सिस्टम का जो भी होगा, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ट्राइबल सिस्टम का हमारा इधर नॉमेनक्लेचर रहेगा और IUPAC का इधर रहेगा। तो IUPAC में हम इस स्ट्रक्चर को, सेमी स्ट्रक्चर को कैसे हम नेमिंग करते हैं उसको देखना है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बस इतना ही बोल देगा कि भाई अल्कोक्सी अल्केन अगर है, उसका रिएक्शन अगर वाटर से करा रहे तो क्या बनेगा। तो अब अल्कोक्सी अल्केन क्या है पता ही नहीं है, क्या बताओगे अल्कोक्सी अल्केन क्या है? तो अल्कोक्सी अल्केन जब पता ही नहीं है तो नॉमेनक्लेचर कैसे पता चलेगा किसी भी चीज का। ठीक है, तो वो चीज हम बताने वाले हैं कि मिक्स्ड में, ट्राइबल सिस्टम में कैसे नाम लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं। कहा कि भाई सारे स्केचपेन को एक बार वो कर लेते हैं हम। देखो भाई यहाँ पे देखते हैं CH3O, यहाँ पे क्या है C2H5, दोनों में हम स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे लिखते हैं CH3, बच्चा ध्यान से समझना। ओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि C2H5, दोनों बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा है दोनों सेम है। अब ट्राइबल में इसका क्या नाम लिखते हैं और IUPAC में क्या लिखते हैं, इसको हमें देखना है। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो कहाँ गया भाई, देखो बच्चा ट्राइबल सिस्टम, ध्यान से सुना। ट्राइबल सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है कि मेथेन है, और यहाँ पे क्या है एथेन है, क्या है मेथेन, और ये हमारा क्या है एथेन। तो कौन सा पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये आएगा ना, इथेन आएगा। एथेन। यस। इथेन आएगा। तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं क्या, इथाइल एथिल मेथिल ईथर। मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। यस। तो नेमिंग हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर है सबको। तो ट्राइबल सिस्टम में क्या होगा बच्चा, जब भी देखना, अगर ये ऊपर वाला का नाम, अगर यहाँ पे देखो इसका नाम लिखना रहेगा तो क्या बोलोगे, मिथाइल ये भी है मिथाइल ये भी है, ठीक है, दोनों मिथाइल है, तो क्या बताओगे, दो मिथाइल है, मतलब बोल दोगे डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। सिंपल है तो ये हो जाएगा, डाई हो जाएगा। जहां पे भी सिंपल देखोगे, अगर यहीं पे अगर इसका एग्जांपल और अगर यहाँ पे लेना चाहोगे, अगर सपोज दैट यहाँ पे इसी का सिंपल ईथर का लेता है, यहाँ पे C2H5 और वो बीच में लिखता हूँ C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये किसमें होता है, ये ट्राइबल सिस्टम में होता है बच्चा, सिर्फ ट्राइबल सिस्टम में। ध्यान देना, अगर ये दोनों अपोजिट रहेंगे, जब दोनों अपोजिट रहेंगे सपोज दैट, तो ये क्या बताओगे, इसका दोनों अपोजिट रहेंगे तो बताओगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, यहाँ पे एथेन है, यहाँ पे मेथेन है, तो एथाइल एथ में और मेथ में ई पहले आता है, तो बोलोगे इथाइल मिथाइल ईथर। अगर यहाँ पे यहीं पे मिक्स्ड, मतलब कि मिक्स्ड है, मिक्स तो ये भी है, मिक्स तो ये भी है, सिंपल वाला यहाँ पे दे ही चुके थे। और यहाँ पे अगर ट्राइबल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, IUPAC सिस्टम में। तो IUPAC सिस्टम में अब क्या लिखते हैं उसको देखो। देखो बच्चा कहाँ गया ग्रीन वाला, ये क्या है कि मिथाइल है और ये क्या है कि इथाइल है। ठीक है, इस ग्रुप में हमेशा क्या लगाते हैं, अल्केन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल्केन। बच्चा ध्यान से देखना, अल्केन। और इस वाले ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑक्सी। जिसका स्ट्रक्चर देखने में कम है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये कम है लग रहा है ना इसका स्ट्रक्चर। अगर इसका ड्रॉ करोगे तो C के साथ 3 CH3, यहाँ पे 2 है, तो ये संख्या में ज्यादा है, इसको ले लो साथ में, ये संख्या में ज्यादा है। तो जो ज्यादा रहता है, जो जिसका जो नंबरिंग ज्यादा रहती है, कार्बन की पोजीशन जिसकी ज्यादा रहती है, ध्यान से सुनना, उसमें क्या जोड़ते हैं, अल्केन जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो सकता है। यहाँ पे एथेन हो गया, अगर बड़ा है तो ऐसे होता जाएगा, एथेन हो गया, फिर प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया। अगर ये कम है ऑक्सीजन के साथ, जो देखो ऑक्सीजन दोनों में ये कॉमन है, तो यहाँ पे जो कार्बन पोजीशन की सबसे ज्यादा संख्या होगी और यहाँ पे कम है,
तो जो ज्यादा होगी उसमें अल्केन जुड़ेगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे कम है तो क्या जुड़ेगा, ऑक्सी जुड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे मेथॉक्सी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन हो सकता है। क्लियर है सबको? ऑक्सीजन से जहां पे कार्बन की पोजीशन ज्यादा है, कार्बन की पोजीशन मतलब ज्यादा मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मोर, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मोर है वहां क्या होगा, क्या होगा, तो वहां पे अल्केन जोड़ेंगे। और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, जहां पे कम है उस वाले पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे। ऑक्सीजन कमी वाले के साथ जाएगा, ज्यादा वाले के साथ नहीं जाएगा। क्यों? जो बाहुबली है उसके साथ क्यों जाएगा, कमजोर है उसके साथ जाए भाई। तो जो कम ज्यादा बाहुबली उसमें अल्केन जोड़ देंगे, और जहां पे क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। क्लियर सबको? तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो ईयर भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा, इथेन। क्लियर सबको? तो इसका ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन। यहाँ पे कोई चीज नहीं देखनी है अल्फाबेटिकल, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन हो सकता है। यहां तक क्लियर है सबको? ट्राइबल सिस्टम में कैसे नाम लिखते हैं और आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे लिखते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन ईथर में कैसे नेमिंग करते हैं, देख लो एक बार। क्लियर है सबको? यस से यस और नो? संदीप, ब्रिजमोहन कहाँ है, यस सर, सब लोग है कि नहीं है? ठीक है, यस अब हम सर। कुछ एग्जांपल देते हैं, तुम लोग खुद बताओगे क्या क्या है। ट्राइबल यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे अगर तुम्हें डिनोट कर भाई देते हैं, वॉल्यूम यहाँ खोल पे यार। ट्राइबल है, ट्राइबल है यहाँ पे। और ये हमारा क्या है, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी। और यहाँ पे हम आपको देते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम आपको देते हैं CH3OCH3 पहला, दूसरा देते हैं C2H5OC2H5, ये हमारा क्या है, सिंपल का दिया। अब हम आपको मिक्स्ड का देते हैं, CH3O, यहां पे हो गया C2H5। ठीक है, अब इनका नाम बताओ, यहाँ पे क्या होगा, खुद बोलोगे तुम लोग। तुम लोग को ट्राइबल पता ही है सर। ट्राइबल में क्या देखते हैं, दोनों पे देखते हैं क्या है, दोनों एक मेथेन है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, डाइमेथिल ईथर। वेरी गुड, डाई मेथिल ईथर। ये ट्राइबल हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे आईयूपीएसी में, मेथॉक्सीमेथेन। मेथेन मेथॉक्सी में बोल ही रहे हो, तो यह हो जाओगे डाई मेथॉक्सी बोलोगे। क्या बोलोगे, टाइम में था। वेरी गुड। यहाँ पे देखो ट्राइबल में, फिर देखो C2H5 अगर दिख रहा है तो क्या बोलोगे, डाई एथिल ईथर है। वेरी गुड, डाई एथिल ईथर। और यहाँ पे क्या बोलोगे, डाई एथिल डाई एथॉक्सी, डाई एथॉक्सी, डाई एथॉक्सी ईथर पूरा बोलना। अब बात करते हैं मिक्स में क्या होगा, मिक्स वाला पता ही है किसकी आवाज, भाई कौन बोल रहा है भाई, तो आ जा रही सर। मिक्स्ड वाला देखो, मिक्स्ड वाले में बताओ, मिक्स्ड वाले में ट्राइबल में क्या लिखेंगे और उसमें बताओ। ट्राइबल में सर मेथिल एथिल ईथर। मेथिल ईथर होगा। एथिल मेथिल ईथर। ट्राइबल में क्या क्या, एथिल मेथिल एथाइल ईथर। मेथाइल ईथर सर। हाँ इथाइल मिथाइल ईथर, वेरी गुड, इथाइल मिथाइल ईथर। एथाइल मेथाइल ईथर, यस सर। और इसमें क्या होगा आईयूपीएसी में, मेथॉक्सी मेथॉक्सी इथेन। एथॉक में क्या बोलो, क्या बोले हो, क्या बोले हो, मेथॉक्सी मेथॉक्सी इथेन। वेरी गुड, मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो फिर से इथेन। ध्यान से सुनो, देखो ये दोनों नॉमेनक्लेचर इसलिए बताएं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अब सेकेंडरी के एग्जाम में बिल्कुल कन्वर्जन और तुम्हारा वो रहेगा, तो वो बस खाली क्वेश्चन देगा, दोनों में स्ट्रक्चर सेम बनाने रहेंगे, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर पूछा डाई मिथाइल ईथर का जब रिएक्शन वाटर से या HI से कराते हैं तो क्या बनेगा, वैसे ही बोलेगा, सेम चीज बोल देगा कि जैसे इसमें बताया था कि इथाइल मिथाइल ईथर बोलेगा रिएक्शन करो, या तो बोलेगा मेथॉक्सी इथेन का रिएक्शन करो, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन नाम पूछने का तरीका अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें ट्राइबल और आईयूपीएसी दोनों बताएं। क्लियर है? यस एक और एग्जांपल दे रहे हैं, उसको करके दिखाओ। एग्जांपल एक और दे रहे हैं, इसको देखो, ब्लैक पेन कहाँ गया,
ये हमारा क्या CH3 और यहाँ पे क्या हुआ कि CH से फिर लगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगा CH3। क्या यहाँ पे ट्राइबल बता सकते हो और IUPAC? इतना तो पढ़ा चुके हैं, बताओ तुम लोग। इस स्ट्रक्चर का ट्राइबल इसका नाम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोपेन हो जाएगा क्या सर? प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? 3 कार्बन है ना, 1 2 3, क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल। ये बता दिए, चलो नेमिंग करो। आइसोप्रोपिल मेथाइल ईथर। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, वेरी गुड। आइसोप्रोपाइल आई पहले आता है तो ये हो गया, और मिथाइल है तो ट्राइबल में क्या होगा? प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा तुम लोग को। तो आई पहले तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल हो गया, ईथर हो गया। और इसमें क्या बोलेंगे IUPAC में? मेथॉक्सी मेथॉक्सीप्रोपेन। मेथॉक्सी मेथॉक्सीप्रोपेन। मेथॉक्सीप्रोपेन। गुड। अब बात करते हैं एपी ऑक्साइड के बारे में, जो तुम्हारा नया टॉपिक है। यहां तक इसका जनरल इंट्रो और उसका जनरल इंट्रो। अब कल उसका प्रिपरेशन बताएंगे, इससे पहले एपी ऑक्साइड को वहां तक जान लेते हैं। क्या पढ़ना है? एपी ऑक्साइड। कोई बता सकते हैं व्हाट इज एपी ऑक्साइड? किसी ने नाम सुना है एपी ऑक्साइड का? बताओ भाई। कोई बता सकता है कार्बन कितने मेंबर का रिंग बन सकता है? अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है, तो क्या वो रिंग बनेगा? रिंग बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या रिंग बनेगा? नहीं 2 कार्बन है तो रिंग बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। इसे क्लियर वाला क्यों? बेसिक समझो। Yes. अगर तीसरा देखो, तीन अगर वो कार्बन। 3 कार्बन बन है तो जाएगा। रिंग बनेगा? बन Yes, जाएगा। sir. तो क्या बनेगा? C। यस तो हमारा एपी ऑक्साइड है, पहला कैरेक्टर देखो, जो हमारा एपी ऑक्साइड है वो क्या होना चाहिए? वो क्या होगा? वो 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग होगा। क्या होगा? 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है, 3 मेंबर रहेगा तभी तो साइक्लिक रहेगा। तो यह जो सबसे मिनिमम वाला जो कार्बन का जो साइक्लिक बनाता है, वही हमारा क्या होता है? एपी ऑक्साइड। वही हमारा क्या बनता है? वही एपी ऑक्साइड नहीं है, वो एपी ऑक्साइड बनाता है। तो 3 मेंबर रिंग हमारा क्या बनेगा? एपी ऑक्साइड को बनाएगा। और एपी नाम सुने हो तो उसमें ऑक्साइड है, मतलब कि इस 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन आना चाहिए। तो ये 3 कार्बन रिंग क्या बनेगा? कि एपी ऑक्साइड बनाएगा। ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अभी हम बताते हैं एपी ऑक्साइड किसको बोलते हैं। आप 1 मिनट में तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बोलोगे समझ में आ गया। क्या सर बोलो? सर क्लियर नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग आएगी ना वीडियो की? आई एम नॉट श्योर। अब ऐप के ऊपर निर्भर करता है कि वो देगा कि नहीं देगा। एपी ऑक्साइड क्लियर नहीं हो रहा है सबको? तो जो सब शुरू करें, यस और नो बोलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो सबसे कम जो रिंग बना रही है कौन सी? 3 मेंबर्ड कार्बन की जो है वो रिंग बना रही है। तो जो सबसे कम रिंग बनाएगी वो 3 कार्बन रिंग है। तो एपी ऑक्साइड क्या बोलते हैं बच्चा? देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन और ये हमारा सी है। अगर इसी को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दे, कार्बन कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए कार्बन हटा के, तो यहाँ प्लोन पे, तो इसको क्या बोलते हैं? एपी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एपी ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? जब सबसे, इसका कंडीशन क्या है कि 3 मेंबर्ड कार्बन, जो सबसे कम कार्बन का जो साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक रिंग बनाता है, वही क्या करता है कि एपी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सबसे कम कार्बन का ये रिंग कौन सा है? 3 कार्बन का रिंग है।
जब इसको ऑक्सीजन के साथ जब करेंगे तो क्या बनेगा, ये CCO मतलब क्या बनेगा, एपी ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसको एपी ऑक्साइड भी बोलते हैं या इससे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ऑक्सीरेन बोलेंगे, ऑक्सीरेन बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के बाद इसका तीसरा नाम क्या है, एथाइलिन ऑक्साइड, एथाइलिन ऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर है सबको ये तीन नाम, एपी ऑक्साइड, ऑक्सीरेन और एथाइल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है भाई, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है, सोनो बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, से यस और नो। एपी ऑक्साइड सर फिर बता दीजिए। देखो बच्चा, एपी ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है कि एपी ऑक्साइड के लिए सबसे कम कार्बन की रिंग जो रहेगी वही एपी ऑक्साइड बनेगी। तो सबसे कम कार्बन की जो रिंग है वो कौन सा है, 3 कार्बन रिंग है, 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड जो है। तो यस 3 सर। मेंबर का जो हमारा ये है, इसमें क्या करें कि हम कार्बन को हम क्या कर दिया, तो जो ऑक्सीजन को जैसे रिप्लेस कर दिए तो 2 कार्बन के बाद जो ऑक्सीजन लगा, जो रिप्लेस किया इस कार्बन को, तो इसी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एपी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को, तो ये कहां से बना, तो ये 3 कार्बन रिंग से बना। जब इसका प्रिपरेशन होगा तो बिल्कुल इसी से हम बताएंगे कैसे होगा। अगर O2 रखोगे तो निकल जाएगा, 1 ऑक्सीजन आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, तो ये इसको बोलते हैं एपी ऑक्साइड, ऑक्सीजन या एथाइल ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी पहले तुम लोग जान लो कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या चीज है, एपी ऑक्साइड क्या है, उसका भाई कैसे वो कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा था, कैसे कम हो रहा था ईथर में, फिर ईथर में उसका ट्राइबल सिस्टम का नेमिंग क्लासिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, वो बस नाम दे देगा, वो बस बोल देगा कि रिएक्शन करो, पेपर उठाओ 10 साल का पूरा पूछेगा। ईथर एंड एपी ऑक्साइड का ना जो आगे जो भी एक लेक्चर जो होगा लास्ट में जो बताएंगे, उसमें पूरे ईथर एपी ऑक्साइड में ये 6 नंबर का डायरेक्ट सवाल पूछता है, इसका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, 1 मिनट बताएंगे, सिर्फ 2 तरह का रिएक्शन है, यू चुटकी में सॉल्व होगा बिना कुछ कहे, का ट्रिक भी बता देंगे एकदम आसानी से। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो आपको पता रहेगा ना, किसी भी एग्जाम में आपको बता सकते हो कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्यों इसका स्ट्रक्चर भाई मतलब कि क्यों इसका बॉन्ड एंगल, क्यों क्यों इसका बॉन्ड एंगल इसका कम है, क्यों ज्यादा है, तो सारा चीज क्लियर होना चाहिए आपको। ये देखो, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को नंबर 1 अगर नंबर 2 दोनों को क्लियर अगर देखा जाए, सभी बच्चे देखो, अगर दोनों को देखा जाए तो क्या ये दोनों में क्या होगा, तीनों कार्बन सेम है तो क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या बनेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन इसमें 2 वाले कार्बन सेम है लेकिन एक कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया तो क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलोगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्यों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो विच कंटेन, हेटेरोसाइकिल विच कंटेन, दिख रहा ना सबको, ऑक्सीजन एटम एज हेटेरो एटम। तो जो इस स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन हमारा क्या है वो हेटेरो मतलब हेट, भाई होमो मतलब क्या होगा, जब दोनों लोगों में जो लविंग वाला ग्रुप होगा या भाई प्रेम होगा, दोनों भाई जो हम दोनों लोगों में किसी में प्रेम, तीनों लोगों में प्रेम है तो हम लोग एक ही तरह का सोच रहेगा, एक ही का विचार, तो होमो हो गए। अब भाई हम लोग को 2 लोग सेम है और इसमें एक लड़की आ गई तो क्या हो गया, हेट्रो हो गया ना, हेट्रो होता भी है ऐसे रियल लाइफ में भी, हेट्रो जितना भी हेट्रेड होगा पैदा हो जाता है, 2 दोस्त हैं बीच में एक आ गया तो दरार। तो इसी तरह से हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये जो हमारा है वो क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें जो तीनों एटम है बिल्कुल सेम है, और इसमें क्या है कि एक आके बीच में दखल दे दे रहा है। तो हेट्रोसाइकिल विच कंटेन ऑक्सीजन एटम एज अ हेट्रो एटम इन दिस कंपाउंड एपी ऑक्साइड में, तो हेट्रो एटम का काम कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तुम लोग एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये बताइए, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, ये वाला देखो, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया और बीच में ये नाइट्रोजन है, क्या बोलोगे सर क्या ये हेट्रोसाइक्लिक, ये जो हमारा एपी ऑक्साइड है ये मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है ही, 2 कार्बन के बीच में एक अलग है, ये नाइट्रोजन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। तो कोई पूछेगा कि सर क्या ये एपी ऑक्साइड है, कोई बताएगा क्या ये एपी ऑक्साइड है। ऑक्सीजन रहेगा तभी शायद होगा ना सर एपी ऑक्साइड। हाँ वेरी गुड, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी वो एपी ऑक्साइड बनाएगा, तो मतलब ये एपी ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन जो भी आ जाए,
तो जब ऑक्सीजन रहेगा, दो का 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसमें कार्बन को रिप्लेस, कुछ भी रिप्लेस करके अगर वो ये स्ट्रक्चर बना रहा है ये वाला, तो वो क्या है, एपी ऑक्साइड है। तो इसी तरह का रिएक्शन रहेगा, बस सारा रिएक्शन कंप्लीट करता है। एपी ऑक्साइड आपको दिमाग में आ गया। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ROR के साथ रिएक्शन HI का करा देगा, या तो पूछेगा इस तरह से, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे CH2 लगा, फिर वहां पे HI का रिएक्शन करा देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तब समझ जाओगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एपी ऑक्साइड का, ये वाला क्वेश्चन है वो ईथर का है। तो आपको स्ट्रक्चर से आपको क्लियर है, ये एपी ऑक्साइड मतलब कि 2 कार्बन के बाद एक क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन रहेगा। क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब बात करते हैं ईथर एंड एपी ऑक्साइड के स्टेबिलिटी के बारे में। वाह, कॉपी पूरी लगा गई है। स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, लिखो कि नहीं तुम लोग, कॉपी में लिखे रहना ताकि सब कुछ क्लियर रहेगा। जो नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे। अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में, एपी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी। यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन, यहाँ पे लोन पेयर होता है, तुम लोग सब जानते हो। तो कोई बताएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा इस कार्बन पे? तीनों जगह पे हाइब्रिडेशन होगा। तो देखो एक चीज बात सुनो, तीनों जगह पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तीनों जगह पे क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री एंड 42 मिनट। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो दो जो लेंथ है वो सेम है, बिल्कुल दो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम है, लेकिन जो दो लेंथ है वो बिल्कुल क्या है कि सेम है। क्लियर है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हिल गया हमको लग रहा है, हिल गया ना? हिल गया क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की? Clear है सर। ओके क्लियर। तो यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन अगर कार्बन रहेगा, ठीक हो बच्चा, तो इसमें क्या होगा, जब कार्बन कार्बन इसमें होगा, देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि बॉन्ड निकल इसमें कम होता है इसके कंपेयर में। तो इसके कंपेयर में जब बॉन्ड निकल इसका जब कम होता है तो इसके बीच में स्ट्रेन मतलब तनाव होना चालू, मतलब क्या, स्ट्रेन या तनाव होना चालू होने लगता है। तनाव के कारण इसमें क्या होता है कि स्ट्रेन के कारण क्या होता है कि इसमें बॉन्ड निकल क्या होता है कि कम होने लगता है। देखोगे यहाँ पे तो 60 दिख रहा है, लेकिन ये कम होने लगते हैं टोटली। तो जब कम होने वाले रहते हैं तो इसमें जो क्या होता है कि स्ट्रेन जो होता है इसमें ज्यादा होने लगता है। तो जो ईथर एपी ऑक्साइड, अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए, C और O लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर ये कार्बन के लगा हुआ है, कार्बन में तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा और स्टेबल सबसे कम क्यों होगा? और स्ट्रेन जब सबसे, इसमें क्या है कि स्ट्रेन के कारण जो होता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम होने लगता है, और इसमें बॉन्ड एंगल कम नहीं होता बल्कि ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एपी ऑक्साइड, फिर से ध्यान से सुनना, धीरे चले, एपी ऑक्साइड की जो रिंग होती है इज नॉट मोर स्टेबल, क्या बोलेंगे, इज नॉट मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हायर रिंग स्ट्रेन। तो इसमें इतना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, झगड़ा होता है हेट्रो के कारण। भाई अलग है ये ऑक्सीजन हमारे साथ, तो भाई झगड़ा तो होगा ही। अलग है, जब अलग होंगे तो उतना ज्यादा तनाव पैदा होगा, जब तनाव पैदा होगा तो उतना ज्यादा तनाव को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो इसमें क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब एपी ऑक्साइड में इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है, मोर स्ट्रेन होने के कारण जो ये स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल ज्यादा कौन होता है, तो ये वाला जहां पे होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो स्टेबिलिटी आपको क्लियर है कि एपी ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल हमारा ये नॉर्मल वाला साइक्लिक चेन स्टेबल इसलिए क्योंकि इसमें जो स्ट्रेन होता है वो कम होता है, क्योंकि वो सेम है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है।
और उसमें स्ट्रेन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है भाई, एक अलग बीच में आ जाएगा तो तनाव होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा कि कम स्टेबल होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ आज आपका Yes. स्टॉप करते हैं, कल से पढ़ाएंगे, ठीक है? इतना बहुत है, जो बेसिक हमारे दिमाग में था सब हम बता दिए तुम लोग। प्रिपरेशन कल बता देंगे, क्यों? ज्यादा लंबी क्लास भी तो हो गई। सर नंबरिंग कर दीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मैं फोटो खींच के खुद भेज देता हूँ, खुद ही ऊपर नीचे कर दिया पढ़ाने के चक्कर में तुम लोग। आ गया बच्चा नहीं रहा है, मेरा फोन फंस गया स्टैंड में। निकल भाई, निकल निकल निकल। एक मिनट रुको, मैं एग्जिट करके फिर से वो करता हूँ।